Hi everyone, welcome all of you in Microsoft Azure course. Microsoft Azure एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल की मदद से अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट कंपनीज हैं जो मार्केट में क्लाउड सोल्यूशन को सेल कर रही है अपने कस्टमर को। तो जितनी भी लीडिंग कंपनीज हैं उनके अपने क्लाउड सोल्यूशन है और वो एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज को मार्केट में सेल कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तीन लीडिंग कंपनीज की तो वो है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, दूसरा है AWS, तीसरा है गूगल क्लाउड। इस कोर्स में हम लोग फोकस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल से हमारा क्या मतलब है। अगर हम ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स की बात करें तो यूजुअली हमारे पास हमारी कंपनीज में हमारे ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर होते हैं। ठीक है, डेटा सेंटर क्या है? एक तरीके की ये रिजर्व्ड स्पेस है, रूम है जहां पे आप जाके बैकएंड अपने डिवाइसेस यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो लेट्स से आपके ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में ये एक डेटा सेंटर है। तो जितने भी आपके बैकएंड डिवाइसेस हैं इंक्लूडिंग योर सर्वर, नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, पावर मैनेजमेंट डिवाइसेस एंड कूलिंग डिवाइसेस, तो ये सारे के सारे डिवाइसेस आपके डेटा सेंटर के अंदर यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो हम अपने कस्टमर्स को बेसिकली ऑफर कर रहे हैं वो सारी की सारी सर्विसेज बैकएंड में इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि डेटा सेंटर मैनेजमेंट कितना क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आपका डेटा सेंटर यहाँ पे क्रैश होता है और उसके कारण अगर वो डाउन होता है तो जितनी भी उस पर डिपेंडेंट सर्विसेज है वो भी आपके कस्टमर के लिए यहाँ पे डाउन हो जाती है। तो जब भी कोई कंपनी एक डेटा सेंटर यहाँ पे सेटअप करती है तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कॉस्ट। यानी कोई कंपनी यहाँ पे डेटा सेंटर बनाना चाहती है तो सबसे पहले उसके पास ये स्पेस होना चाहिए। देन उसके बाद वो जाके जितने भी ये हार्डवेयर डिवाइसेस है इनको यहाँ पे परचेज करेंगे एंड फाइनली जाके इनको सेटअप करेंगे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉस्ट का। और जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट को भी फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कैपेक्स और दूसरा है ओपेक्स। कैपेक्स से मतलब है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि जब भी कोई कंपनी अपना डेटा सेंटर सेटअप करती है तो उसको बहुत सारे अपफ्रंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। लाइक ये जो डिवाइसेस यहाँ पे खरीदने हैं, ये स्पेस जो अरेंज करना है, ये सब आ जाता है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद दूसरी कॉस्ट होती है आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी डे टू डे बेसिस पे आप इन डिवाइसेस को यहाँ पे मेंटेन करेंगे। इन डिवाइसेस को पावर की जरूरत है, उसका बिलिंग, आपको कूलिंग डिवाइसेस की जरूरत है, उसका जो बिलिंग है, साथ ही साथ इन डिवाइसेस और डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट की भी आपको जरूरत है। तो आपको यहाँ पे इंजीनियर्स भी हायर करने पड़ेंगे और उनकी सैलरीज भी आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेंगी। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट आती है वो ऑपरेशनल कॉस्ट में यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो किस तरीके के स्किल्स आपको जरूरी हैं डेटा सेंटर्स के लिए? तो सबसे पहले आपको आईटी इंजीनियर्स की जरूरत है जो आपके डेटा सेंटर को यहाँ पे मैनेज करेंगे। उसके अलावा आपको फैसिलिटी इंजीनियर्स की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे पावर मैनेजमेंट एंड कूलिंग मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर पावर फेलियर होता है तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर यहाँ पे डाउन हो जाता है। अगर कूलिंग फेल होती है तो पूरे का पूरा डेटा सेंटर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये जितने भी डिवाइसेस हैं अपने डेटा सेंटर के अंदर कनेक्ट किए हैं ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इस रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर कूलिंग ठीक से यहाँ पे काम ना करे तो वो आपके डिवाइसेस को यहाँ पे करप्ट कर सकता है। तो आपको फैसिलिटीज इंजीनियर की भी जरूरत है जो आपके डेटा सेंटर्स में एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। और जैसा मैंने बोला कि डेटा सेंटर में जो भी आपका सेटअप है उस पर आपकी सर्विसेज डिपेंडेंट है, राइट? अगर वो डिवाइसेस यहाँ पे डाउन होते हैं या उनमें कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है तो वो आपके सर्विसेज को भी इम्पैक्ट करते हैं, आपके कस्टमर को जो आप डिलीवर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉलिड मॉनिटरिंग टीम भी होनी चाहिए जो आपके डिवाइसेस को यहाँ पे मॉनिटर करें। इन केस कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पे होती है तो इमीडिएटली वो उसे कंसर्न टीम को रिपोर्ट कर सके और कंसर्न टीम के इंजीनियर उस प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स कर सके। लेट्स से एक सर्वर है और उस सर्वर को आप मॉनिटर कर रहे हैं तो आपने वहां पे एक अलार्म क्रिएट किया है कि जब भी सीपीयू यूटिलाइजेशन 70% से ज्यादा हो जाए उस केस में एक अलार्म जनरेट हो और वो जाके डिलीवर हो आपके मॉनिटरिंग टीम को। मॉनिटरिंग टीम जैसे ही अलार्म जनरेट होता है उसके बेस पे, बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट, मॉनिटरिंग टीम यहाँ पे एक टिकट क्रिएट करेगी
और उस पर उसकी प्रायोरिटी असाइन करेगी इम्पैक्ट के हिसाब से और उसे असाइन कर देगी कंसर्न टीम को। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग टीम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन सब की जो कॉस्ट है वो इंक्लूडेड होती है हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट में। तो जैसा कि मैंने बोला कि डेटा सेंटर बहुत ही क्रिटिकल है और एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है, तो आपको इस डेटा सेंटर को रन करने के लिए 24/7 बहुत ज्यादा एफर्ट यहाँ पे करने पड़ते हैं। अगर डेटा सेंटर डाउन हुआ तो सब कुछ एक तरीके से यहाँ पे डाउन हो गया। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर है कि बहुत ज्यादा एफर्ट यहाँ पे चाहिए। थर्ड है मेंटेनेंस, क्योंकि ये डेटा सेंटर हमारे ऑन प्रेमिसेस पे सेटअप है, यानी हमने इसको सेटअप किया है, तो इसका मतलब इसके मेंटेनेंस का जो ऑनर है वो भी हम ही लोग हैं। तो मेंटेनेंस भी यहाँ पे दो तरीके की होती है, एक होती है प्लान्ड और दूसरी होती है अनप्लान्ड। प्लान्ड मेंटेनेंस के केस में आप एक डेट डिसाइड करते हैं और आप अपने कस्टमर को ये नोटिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट में हम डेटा सेंटर की मेंटेनेंस करने वाले हैं। मेंटेनेंस में क्या इंक्लूड होता है, लेट्स से आपको किसी सर्वर के हार्डवेयर को अपग्रेड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है, लेट्स से आपको अपने यूपीएस को अपग्रेड करना है या रिप्लेस करना है, तो ये सारी एक्टिविटी आपके मेंटेनेंस में इंक्लूड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सेंटर स्मूथली वर्क करे तो ये मेंटेनेंस एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है आपके डेटा सेंटर मैनेजमेंट का। तो प्लान का मतलब है कि ऑलरेडी आपने इसे प्लान किया है, आपने इसकी डेट को पब्लिक किया हुआ है, अपने कस्टमर्स को नोटिफाई किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली ही आप इस मेंटेनेंस को यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी चीज होती है अनप्लान्ड की। लेट्स से आपको कोई एक सिक्योरिटी पैच है जिसे इमीडिएटली डिप्लॉय करना है और उस सिक्योरिटी पैच को डिप्लॉय करने के साथ आपको अपने डिवाइसेस को भी रिबूट करना है। तो जब डिवाइस रिबूट होंगे तो जो उस पर डिपेंडेंट सर्विस इम्पैक्टेड होगी। तो इस तरीके के मेंटेनेंस को हम बोलते हैं अनप्लान्ड मेंटेनेंस, क्योंकि ये रिक्वायर्ड था, इंपॉर्टेंट था, तो इमीडिएटली आपको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई भी प्लानिंग आपने नहीं की, इमीडिएटली जैसे ही प्रॉब्लम आई आपने इसको फिक्स करने के लिए अपनी ओर से एग्जीक्यूशन यहाँ पे किया और इसे हम बोलते हैं अनप्लान्ड मेंटेनेंस। तो अभी आप देखेंगे कि कोई भी कंपनी जब अपना खुद का डेटा सेंटर यहाँ पे डिप्लॉय करती है तो उसको सबसे पहले कॉस्ट इन्वेस्ट करनी है। इसके अलावा उसे बहुत सारे एफर्ट करने हैं 24/7 कि आपका डेटा सेंटर को इंश्योर कर सके कि ज्यादा से ज्यादा समय तक अप टाइम रहे। तीसरी चीज है मेंटेनेंस, तो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, क्योंकि हम इस पूरे डेटा सेंटर के ओनर है, कंपनी इस डेटा सेंटर के ओनर है, तो कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस डेटा सेंटर। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल डेटा सेंटर मैनेजमेंट। इसके बाद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आए और उन्होंने एक अल्टरनेट सोल्यूशन यहाँ पे कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट किया। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने जो अल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया उसमें उन्होंने बोला कि जो कंपनीज अपने डेटा सेंटर यहाँ पे सेटअप कर रही है उन डेटा सेंटर्स को सेटअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय जो डेटा सेंटर्स को सेटअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट अजूर की, तो अजूर ने दुनिया के लगभग हर कोने में अपने डेटा सेंटर यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं और ये सारे के सारे डेटा सेंटर फिजिकल डेटा सेंटर हैं और बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे अजूर ने अपने डेटा सेंटर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला डेटा सेंटर है ये डिप्लॉय किया हुआ है सेंट्रल इंडिया में, दूसरा डेटा डिप्लॉय किया है सेंट्रल यूएस में और जो तीसरा डेटा सेंटर डिप्लॉय किया है वो है फ्रांस सेंट्रल में। तो बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पे अजूर ने अपने डेटा सेंटर्स डिप्लॉय किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी डेटा सेंटर डिफरेंट रीजन्स में जाके डिप्लॉय किए हैं ये सारे के सारे डेटा सेंटर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन प्राइवेट नेटवर्क। साथ ही साथ ये सारे के सारे डेटा सेंटर इंटरनेट के साथ भी यहाँ पे कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है जो कि इंडिया में बेस्ड है और वो एक वेब एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता है और वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए उसे एक सर्वर की जरूरत है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो उस केस में हम लोग एक फिजिकल सर्वर को परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद उसे हम अपने डेटा सेंटर के अंदर जाके माउंट करते हैं, साथ ही साथ उस पर नेटवर्क कनेक्टिविटी को कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की तो उस केस में जो भी ये डेटा सेंटर्स यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने सेटअप किए हैं, हमारे केस में हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, जिसने ये सारे के सारे फिजिकल डेटा सेंटर डिफरेंट रीजन्स में जाके डिप्लॉय किए हुए हैं। तो ये कस्टमर जिसे अपने वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है फिजिकल सर्वर को परचेज करने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट अजूर के डेटा सेंटर से किसी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो ये कस्टमर भी जाके इंटरनेट से यहाँ पे कनेक्ट होगा। इंटरनेट एक इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कस्टमर
माइक्रोसॉफ्ट अजूर के डेटा सेंटर्स के साथ यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अजूर एक पोर्टल प्रोवाइड करता है जिसका URL है portal.azure.com और इस पोर्टल पे लॉग्ड इन होने के साथ ही हम अपने बैकएंड डेटा सेंटर्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके कस्टमर हैं जिनके लिए आप वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं वो कस्टमर लोकेटेड है सेंट्रल इंडिया रीजन में। तो आप इंटरनेट के थ्रू वाया दिस पोर्टल बैकएंड अजूर डेटा सेंटर्स को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जो कि लोकेटेड है डिफरेंट रीजन में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सेंट्रल इंडिया पे कनेक्ट हो जाते हैं और सेंट्रल इंडिया के अंदर जाके आप एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो बेसिकली सेंट्रल इंडिया रीजन के अंदर एक डेटा सेंटर होगा, उस डेटा सेंटर के अंदर एक फिजिकल सर्वर होगा और उस फिजिकल सर्वर के ऊपर जाके आप अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट करेंगे और फाइनली इस वर्चुअल मशीन के ऊपर जाके आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का वो ये है कि आपको अपने रिसोर्सेज के लिए उतना ही पे करना है जितना आप उसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, लेट्स से आप इस वर्चुअल मशीन को केवल 2 घंटे के लिए यूज करते हैं और उसके बाद इस वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देते हैं। तो उस केस में आपको माइक्रोसॉफ्ट अजूर को केवल 2 घंटे के लिए ही यहाँ पे पेमेंट करना है। तो एक तरीके से ये एक रेंटिंग मॉडल भी है जहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर के डेटा सेंटर्स के अंदर जो रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर को रेंट दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला इंटरनेट के थ्रू कस्टमर बैक एंड डेटा सेंटर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और इंटरनेट को हम लोग क्लाउड भी बोलते हैं और इसीलिए इस पूरे मॉडल को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, क्योंकि क्लाउड यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है क्योंकि क्लाउड की मदद से ही जो कस्टमर है बैक एंड डेटा सेंटर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट रीजन्स की, उन्हें अपने डेटा सेंटर्स को डिप्लॉय किया हुआ है तो आप इस मैप की मदद से देख सकते हैं कि वो कौन कौन से रीजन हैं जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अपने डेटा सेंटर हैं। आप किसी भी डेटा सेंटर पे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं और उसके अंदर जाके आप अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट अजूर के 3 रीजन है। पहला है वेस्ट इंडिया जो कि मुंबई में लोकेटेड है, दूसरा है सेंट्रल इंडिया जो कि पुणे में लोकेटेड है और तीसरा है साउथ इंडिया जो कि आपका चेन्नई में लोकेटेड है। तो अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की कि क्लाउड कंप्यूटिंग इतना मार्केट में पॉपुलर क्यों है और इसके क्या बेनिफिट है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कॉस्ट का। माइक्रोसॉफ्ट आपको एक ऑप्शन देता है जिसके थ्रू आप पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए उतना ही पे कर रहे हैं जितना आप उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की है और उस वर्चुअल मशीन को अगर आप केवल 2 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट को 2 घंटे के लिए ही उसका पेमेंट करना है। इसके बाद अगर आप उस वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं तो इस केस में आपकी बिलिंग भी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो दूसरा बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। जब भी हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो 2 तरीके की स्केलेबिलिटी होती है, एक है वर्टिकल स्केलेबिलिटी और दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। अगर वर्टिकल स्केलेबिलिटी को हम एग्जांपल की मदद से समझें, फॉर एग्जांपल आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की है माइक्रोसॉफ्ट अजूर डेटा सेंटर के अंदर जिसपे आपने 8 GB मेमोरी को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे 16 GB मेमोरी पे अपग्रेड करें तो आप इसे इजीली और इमीडिएटली माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी की बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के केस में फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वर्चुअल मशीन है और जब भी आपकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है और आपको ज्यादा वर्चुअल मशीन की यहाँ पे जरूरत है तो इजीली माइक्रोसॉफ्ट अजूर एनवायरनमेंट पे आप इन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स। तो तीसरे बेनिफिट की बात करें वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से यहाँ पे ये मतलब है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज और डिक्रीज भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो जब भी हम इस प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं इसके लिए हम एक डिमांड प्रिडिक्शन भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यानी आने वाले समय में कितने कस्टमर्स हमारी वेबसाइट पे आएंगे और हमारी वेबसाइट से शॉपिंग करेंगे। तो इसे बोलते हैं हम डिमांड प्रिडिक्शन। आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो जो डिमांड
प्रिडिक्शन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। तो जब भी यहाँ पे कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ज्यादा कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए जो आपका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी आपको यहाँ पे अपग्रेड करने की जरूरत है। तो जैसे जैसे आप इसे अपग्रेड करते हैं तो कंपनी की कॉस्ट भी इसमें इन्वेस्ट होती है। तो अब हम बात करते हैं एक्चुअल डिमांड की। जब भी हम एक्चुअल डिमांड की बात करते हैं तो कभी भी एक्चुअल डिमांड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती। नंबर ऑफ यूजर्स कभी इंक्रीज होंगे तो कभी डिक्रीज होंगे। जब भी आपके यूजर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं तो जो बैकएंड का यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और जब भी नंबर ऑफ यूजर यहाँ पे डिक्रीज होते हैं तो बैकएंड जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो जब कम नंबर ऑफ यूजर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो उस केस में जो रिसोर्स आपने डिप्लॉय किए थे वो अंडर यूटिलाइज्ड है। एक तरीके से रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, और अगर रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है तो आप इसे मनी का वेस्टेज भी समझ सकते हैं। तो जब हम एक्चुअल डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि कभी कभी आपकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि जो आपका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस डिमांड को हैंडल ही ना कर पाए। तो उस केस में ये हो सकता है कि जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड हैं उनके लिए आपकी वेबसाइट स्लो हो जाए या फिर वो वेबसाइट को कनेक्ट ही ना कर पाए। और ये भी पॉसिबल है कि जो आपकी डिमांड है बहुत गिर जाए, तो इस केस में जो भी आपने बैकएंड में रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय किए थे वो भी यहाँ पे अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो अगर हम इस एप्लीकेशन को ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स की मदद से डिप्लॉय करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है इस एनवायरनमेंट को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करना, और दूसरा चैलेंज ये है कि इन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करना, और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब भी आपकी डिमांड में स्पाइक आती है यानी बहुत ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन को हैंडल करना। कुछ साल पहले आपने देखा होगा इस तरीके के बहुत सारे सिनेरियोज होते थे कि जब भी बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर होते तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। आप रेलवेज पे जाके कोई टिकट तत्काल के अंडर बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो इस केस में होता क्या था कि जो नंबर ऑफ यूजर हैं वो इंक्रीज हो जाते थे और जो बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता था। तो इसके कारण जो वेबसाइट है वो कस्टमर के लिए इनएक्सेसिबल हो जाती है, या फिर हम इसे बोल देते कि हमारी वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। तो सिमिलर सिनेरियो को अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से यहाँ पे हैंडल करें तो उस केस में होता क्या है कि जैसे जैसे ये डिमांड इंक्रीज होती है तो बैकएंड में जो रिसोर्सेज हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलाइंड हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के अंदर एक सर्विस है जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट। इस सर्विस की मदद से होता क्या है कि जैसे ही आपकी डिमांड इंक्रीज होती है तो बैकएंड में जो रिसोर्सेज हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, और जैसे ही डिमांड यहाँ पे डिक्रीज होती है तो जो बैकएंड में रिसोर्सेज अलाइन थे वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट अज्योर केवल उतने ही रिसोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है जितने रिसोर्सेज की आपको जरूरत है। तो इस केस में जो कॉस्ट है वो काफी यहाँ पे सेव हो जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और साथ ही साथ अगर कोई सडन स्पाइक यहाँ पे आता है तो उस केस को भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर अपनी सर्विस की मदद से हैंडल करने में यहाँ पे कैपेबल है। तो इस पूरे सेटअप में कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, कोई भी मैनुअल मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये रिसोर्सेज को यहाँ पे क्रिएट करता है और ऑटोमेटिकली ये रिसोर्सेज को बैकएंड से डिलीट कर देता है। तो आज की डेट में ज्यादातर वेबसाइट और एप्लीकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पे ही डिप्लॉयड होते हैं। तो जैसे ही ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है बैकएंड में रिसोर्सेज अलाइन हो जाते हैं, और जैसे ही लोड यहाँ पे डिक्रीज होता है तो बैकएंड में अलाइंड रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। चौथे बेनिफिट की बात करें तो चौथा बेनिफिट है सिक्योरिटी। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का जो एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली सिक्योर है। माइक्रोसॉफ्ट अपनी ओर से इंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्सेज आप क्रिएट कर रहे हैं उसके डेटा सेंटर के अंदर वो सिक्योर हो इन टर्म ऑफ लॉजिकल सिक्योरिटी एज वेल एज फिजिकल सिक्योरिटी। साथ ही अपने कस्टमर को ये भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अपने एंड से कस्टमर भी सिक्योरिटी को एनफोर्स कर सके। बहुत सारी इंटरनेशनल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के ऑडिट करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि वो सारे के सारे नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो करें। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के पास हाईएस्ट सर्टिफिकेट है। पांचवा बेनिफिट है कि जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का एनवायरनमेंट है ये हमेशा अपग्रेडेड और अपडेटेड रहता है, क्योंकि
जो भी डेटा सेंटर डिप्लॉय किए हुए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने डिप्लॉय किए हुए हैं, यानी उनके मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी माइक्रोसॉफ्ट की है। और माइक्रोसॉफ्ट पीरियोडिकली सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करता है और इंश्योर करता है कि सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट रहे। तो छठा बेनिफिट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से मतलब यह है कि जब भी आप कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर के अंदर, तो माइक्रोसॉफ्ट अपने डिफरेंट डेटा सेंटर आर्किटेक्चर की मदद से ये इंश्योर करता है कि आपका जो रिसोर्स है वो अवेलेबल रहे, आपका जो भी डेटा है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पे लॉस ना हो। सातवां बेनिफिट है कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो ये किस तरीके से मदद करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसे अपनी कंपनी के साथ रिलेट करते हैं तो कंपनी के पास अपने लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी यूरोप रीजन में कुछ सर्वर्स को डिप्लॉय करना चाहती है अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपकी कंपनी के पास अपना डेटा सेंटर होना चाहिए यूरोप में, उसी के बाद वहां पे जाके वो सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा सेंटर को डिप्लॉय करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे इन्वेस्ट होती है, और किसी भी कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह जाके वो अपने डेटा सेंटर डिप्लॉय करें। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने डिफरेंट रीजन्स में अपने डेटा सेंटर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। अगर आप किसी ग्लोबल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अज्योर डेटा सेंटर आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि आपके कस्टमर आपके एप्लीकेशन को दुनिया के किसी भी कोने से इजीली एक्सेस कर सके। तो ये था एक ओवरव्यू क्लाउड कंप्यूटिंग का और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट टाइम अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अपने प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए अज्योर के अंदर हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।